हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल की वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री कमेटी का जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको स्टार्ट कर दिया था और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है किस तरह से काम करती है, जो कि किसके अंडर आती है, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आती है। नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो है एस्टीमेट कमेटी, जो कि फाइनेंशियल कमेटी का ही पार्ट है। ठीक है, उसको हम देखने की आज कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम टॉपिक जो है इस चैप्टर के आज वीडियो में हम फिनिश कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बताया गया है कि द ओरिजिन ऑफ दिस कमेटी, यानी जो एस्टीमेट कमेटी है उसका ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैन बी ट्रेस्ड टू दी स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी सेटअप इन 1921। तो 1921 में उस समय जो एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी बनाई थी, तो उस समय हम कह सकते हैं उसका काम एस्टीमेट कमेटी जैसा ही था, बट उसका नाम उस समय स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के नाम से रखा हुआ था 1921 में। सिमिलरली आपने देखा था 1921 में एक और कमेटी बनी थी जो हमने कल डिस्कस करी थी। आई होप आपको रिमेंबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, द फर्स्ट एस्टीमेट कमिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई, the then Prime Minister. Originally it had 25 members, but in 1956 its membership was raised to 30। यानी इसमें बोला ये गया है कि 1921 से पहले तो ये फाइनेंशियल कमेटी थी एग्जिस्ट में, बट जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर जो पहली बार एस्टिमेशन कमेटी बनी वो कब बनी थी, 1950 में। वो भी किसके रिकमेंडेशन के थ्रू, जॉन मैथाई, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इस कमेटी के अंदर 25 मेंबर थे, बट 1956 में, यानी 1950 में तो आई थी, तो 6 साल बाद लगा कि और मेंबर्स को बढ़ाना चाहिए, तो 25 से उन्होंने इंक्रीज़ करके 30 मेंबर्स कर दिए एस्टीमेट कमेटी के अंदर। अब मेन चीज़ ये है कि जो 30 मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी मेंबर यहाँ पे आपको राज्यसभा का नहीं देखने को मिलेगा इस कमेटी के अंदर। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय दी लोकसभा, इलेक्ट करती है एवरी ईयर, हर साल, फॉर अमंग्स हिज ओन मेंबर, यानी अपनी ही मेंबर में से लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन है, उन्हीं पार्टी में से जो भी उनका, उन पार्टी का जो भी प्रपोर्शन है, ठीक है, जिस प्रपोर्शन में वो सीट जीत के आए उसी प्रपोर्शन के हिसाब से जो है उनको जगह मिलती है इस कमेटी के अंदर मेंबर बनने की। ठीक है, और क्या प्रोसेस होता है इलेक्शन का, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू यहाँ पे मेंबर्स को चुना जाता है लोकसभा से ही। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ऑल दी पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से हर एक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और टर्म जो होगा मेंबर का वो 1 साल का रहता है। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी, का मेंबर नहीं बन सकता। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, अपॉइंट करेंगे फ्रॉम अमंगस्ट हिज मेंबर में से, एंड ही इज इनवेरेबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है वहाँ पे जो आपका चेयरमैन होंगे वो कन्वेंशन बाय कन्वेंशन देखने को मिला था कि अपोजिशन पार्टी से चुना जाएगा, पर जो एस्टीमेट कमेटी है उसका जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी से ही आएगा, स्पीकर इसको चुनेंगे, और मेंबर सारे के सारे लोकसभा से ही होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ द कमिटीज टू एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूडेड द इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, हेंस इट हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी। यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो फंक्शन है, इनके फंक्शन से ही जो है इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बजट है, बजट में जो भी एस्टिमेशन होते हैं, हर एक मिनिस्ट्री जो भी अपना एक एस्टिमेशन अमाउंट बना के बजट में ऐड ऑन करवाती है कि भाई मेरे इस मिनिस्ट्री के अंदर ये खर्चा होने वाला है, ये हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन सारे एस्टिमेशन का जो रिकॉर्ड होता है, चेक करना कि वो सही है नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये एस्टिमेशन कमेटी ही देखती है। इसलिए रूलिंग पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी मेंबर्स रहें वो हमारी ही लोकसभा के ही मेंबर हों, और चेयरमैन जो रहा है वो भी रूलिंग पार्टी का हो, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये एस्टिमेशन कमेटी जो है रूलिंग पार्टी को अच्छे से काम करने में हेल्प करेगा। बिकॉज अगर देख लो, अगर चेयरमैन अपोजिशन पार्टी का होगा तो कहीं ना कहीं जो है रोक टोक लगा सकता है कि सरकार इस पर्टिकुलर एस्टिमेशन के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, इतना क्यों काम करे। तो इसलिए कह सकते हैं बहुत ही सोच समझ के रूलिंग पार्टी ने क्या करा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो चेयरमैन अपोजिशन पार्टी के मेंबर को दे दिया, और इस एस्टिमेशन कमेटी का जो चेयरमैन है उन्होंने अपने जो है लोकसभा के मेंबर को ही
बनाया है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी तो लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी देखने को मिलेगी, उन्हीं के पार्टी का मेंबर अगर चेयरमैन बनेगा तो बहुत इजी तरीके से उनके जो भी एस्टिमेशंस हैं बजट में वो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी एस्टिमेट, ठीक है, तो जो भी एस्टिमेट बजट में इंक्लूड किए गए हैं उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा कितना सही है कितना नहीं है, और उसमें अगर कुछ खर्चे यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको हम कम किया जा सकता है, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर पॉलिसी में मिनिस्ट्री का मानना है कि भाई वहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, बट अगर उन्हें लग रहा है रीड करके या फिर चीज़ों को देख के कि नहीं 1 लाख बहुत ज़्यादा है, इसको कम भी किया जा सकता है, ठीक है। जब आप देखते हो किस तरीके से जब डिमांड्स रखी जाती थी वोटिंग के लिए तो उस समय पॉलिसी कट मोशन लेके आते हैं, इकॉनमी कट मोशन लाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो कट मोशंस होते हैं ये किसके थ्रू आते हैं, ये जो कमिटीज़ होती है ये सजेस्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रिकमेंड करेगी कि आप इस खर्चे को कम कर दीजिए। तो बाकी जो मेंबर होंगे लोकसभा के उनको लगेगा कि हाँ ये पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास पावर क्या है, कट मोशन की पावर है, कि वो उस कट मोशन के थ्रू अगर उन्हें पॉलिसी बिल्कुल ही बेकार लगती है तो पॉलिसी कट मोशन के थ्रू उस पॉलिसी को बेसिकली एक तरह से अपना डिसअप्रूवल दे सकते हैं। इकॉनमी कट के थ्रू वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट से उसको रिड्यूस करने की बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो टोकन कट मोशन होता है उसमें आप देख सकते हो ₹100 तक का रिड्यूस करने की बात की जाती है। तो इस तरीके से एस्टिमेशन कमेटी का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेन इनका जो फोकस होता है ये देखना कि किस तरीके से हम थोड़ा बहुत कुछ भी ऐसा खर्चा है जो कम हो सकता है उसको रिकमेंड करने की कह सकते हैं ड्यूटी इनकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फाइनेंशियल कमेटी है जो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है और बेसिकली जो कुछ भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बजट यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बजट में जो भी कोई भी चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस होती है तो उसके बारे में बातचीत करेगी कि हाँ भाई चीज़ें सही हैं नहीं हैं, और बताएगी कि किस तरीके से बजट में इस चीज़ों को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किसको अच्छी तरीके से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए कितना अच्छा बजट तैयार किया जा सकता है, तो उसमें अपनी राय भी देने का काम कमेटी करती है। नेक्स्ट यहाँ पे पहला फंक्शन देखते हैं, बोला गया है कि रिपोर्ट करते वक्त इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइनिंग द एस्टिमेट कैन बी अफेक्टेड। यानी सिंपली अगर हम बोलें तो इनका मेन चीज़ ये है कि अगर बजट के अंदर कोई भी डिमांड रखी गई है, पहले तो उन डिमांड को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कमेटी, देन बताते हैं कि कैसे इस डिमांड में हम लोग पैसे को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करें कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आ सके। बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1 लाख रुपए को खर्च करोगे तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन काम बहुत ही परफेक्टली निकल के आएगा, नहीं। अगर यही चीज़ अगर आप कम पैसों के अंदर कर रहे हो तो भी आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कितने अच्छे तरीके से कर चला पा रहे हो, वो एक सबसे बड़ा कह सकते हैं टास्क होता है कि कम पैसों के अंदर आप वही चीज़ें आउटपुट दे पा रहे हो जो आउटपुट आप ज़्यादा पैसों से निकाल पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो होता है बेसिकली पैसों का, वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करती है कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है टू सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर उन्हें लग रहा है कि जो भी पॉलिसीज बजट के थ्रू आई गई है अगर उस पॉलिसी के जगह कोई और पॉलिसी अगर अच्छे से लाई जाए, अगर उसको मतलब मेन चीज़ यही है ना कि जो पॉलिसी आप लेके आ रहे हो उसका जो आउटपुट है उन्हें लग रहा है कि इतना अच्छा निकल के नहीं आएगा, तो वो अल्टरनेट पॉलिसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन देने की पावर भी इस पर्टिकुलर कमेटी के पास होती है। नेक्स्ट बोला गया टू एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट। तो जितना पैसा बेसिकली इसमें खर्च होने की बात की जा रही है उतना पैसा जो एलोकेट हुआ है, ठीक है, यानी जितना पैसा आप एलोकेट कर रहे हो उस बजट में उस पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या उतना पैसा सफिशिएंट है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं चेक करने में हेल्प करता है कमेटी। नेक्स्ट ये सजेस्ट करता है द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। यानी किस तरीके से वो पर्टिकुलर एस्टिमेट है वो पार्लियामेंट में के सामने किस तरीके से लाया जाएगा, किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी को किस तरीके से बनाने में हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करेगी। अगर मान लो अगर आप जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो एस्टिमेशन का अगर वो सही तरीके से नहीं है तो आने वाले टाइम पे उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को समझने में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
वो हेल्प करता है किसकी, मेंबर्स की, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, उनको सजेशंस प्रोवाइड करता है कि देखो आप ये चीज़ें चेंजेस कर सकते हो बजट के अंदर, तो और इफेक्टिव जो है आपका बजट निकल के आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, द कमिटी शेल नॉट एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग as are allocated to the Committee on Public Undertakings. The committee may continue the examination of the estimate from time to time throughout the financial year and report to the House as its examination proceed. ठीक है, यानी कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, कल भी हमने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि पब्लिक अंडरटेकिंग ऐसी कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक्स होता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने अपना कुछ ना कुछ पैसा जो है उस पर्टिकुलर कंपनी में लगा रखा है, दैट्स वाई हम उसको पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं। तो वो जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो भी काम कर रही है उसका लेना देना जो इस पर्टिकुलर कमेटी से नहीं होता, यानी वो पर्टिकुलर कमेटी वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगी जो फंक्शंस ऑलरेडी पब्लिक अंडरटेकिंग फंक्शन, ठीक है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है जो वो फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसका काम होता है ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको देखना, एग्जामिन करना, उनके फंक्शंस के अंदर इस पर्टिकुलर कमेटी का कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली काम करेगी, जितने भी एस्टिमेशन टाइम टू टाइम थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर जो भी एस्टिमेशन गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उन सबको स्टडी करने का काम करेगी, देन अपनी रिपोर्ट जो है बाद में प्रेजेंट करेगी हाउस के सामने। नेक्स्ट है, इट शैल नॉट incumbent on the committee to examine the entire estimate of any one year. The demands for grant may be finally voted despite the fact that the committee has made no report. अब मेन चीज़ ये आती है कि वही है कि थ्योरेटिकली हम देख सकते हैं उनके पास बहुत पावर है, पर प्रैक्टिकली देखने को क्या मिलता है कि ये जो आपकी कमेटी है, यानी जो एस्टिमेट कमेटी है जिसमें हम कह सकते हैं 30 मेंबर हैं, तो जो 30 मेंबर मिलके जो है बजट को कहीं ना कहीं उसमें जो एस्टिमेशन है उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जो 30 मेंबर हैं और इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सारी मिनिस्ट्रीज़ की इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं और इतनी टेक्निकल कह सकते हैं पॉलिसीज़ हैं कि उनको रीड करने में ही आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि पूरे साल के अंदर वो कभी भी इंटायर एस्टिमेट को रीड कर ही नहीं पाती। ठीक है, बिकॉज इंटायर मिनिस्ट्रीज़ के जो भी एस्टिमेशंस है उनको रीड करने के लिए आपको पूरा साल भी कम पड़ जाता है, क्योंकि मेंबर इतने कम है। पहले तो बात यही है, जब मेंबर्स कम है और काम इतना ज़्यादा है तो कैसे पूरे साल भर में हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो इंटायर एस्टिमेशंस को अच्छे से एग्जामिन कर पाए, तो ऐसा हो नहीं पाता। और मेन चीज़ क्या होता है, क्योंकि वो टाइम से उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर पाते, तो इसलिए कई बार ये देखा जाता है कि कई बार उनकी रिपोर्ट आने से पहले, यानी जो एस्टिमेट कमेटी अपनी रिपोर्ट देने से पहले ही जो एस्टिमेशंस होते हैं, यानी गवर्नमेंट ने जो भी डिमांड्स रखी हैं, जो भी एस्टिमेशन रखे हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के, उन पे वोटिंग करवा दी जाती है। ठीक है, यानी बिना इनकी रिपोर्ट के आप वोटिंग करवा रहे हो उन एस्टिमेशन पे और उनको बेसिकली उन डिमांड को ग्रांट में कन्वर्ट कर रहे हो और सरकार को बोल रहे हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए आप इतने पैसे निकाल लो, तो ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो होना ये चाहिए था, आप इनकी रिपोर्ट का वेट करो, देखो कि किस तरीके से उन्होंने सजेशन दिया है एस्टिमेशन को कम करने के लिए या फिर पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए। तो इन रियलिटी ये देखा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा उसमें लग जाता है कि समय से पहले वो अपनी रिपोर्ट दे नहीं पाते और पार्लियामेंट में जाके बजट पास भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, वैसे तो हम देखें तो काम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर कमेटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन देखने को मिलती है। पहला, it examine the budget estimate only after they have been voted by the parliament and not before that। मतलब वही है कि पार्लियामेंट में वो पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर वोटिंग भी हो गई है, वो पर्टिकुलर डिमांड ग्रांट भी बन गई है, तब जाके वो कमेटी कहीं ना कहीं अपना एग्जामिन करके देती है कि हाँ ये जो बजट है उसके एस्टिमेशन में हमने ये रिपोर्टिंग करी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है। सेकेंड, इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, यानी जो भी पार्लियामेंट ने पॉलिसी लेके आई है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, उस पर्टिकुलर बजट के अंदर मिनिस्ट्री ने बता दिया कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, तो उसमें सजेशंस दे रही हैं कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही क्यों ला रहे हो, आप इतना ही पैसा क्यों कर रहे हो। तो वो पावर कहीं ना कहीं इनके पास नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं उनकी जो रिकमेंडेशंस वो देंगे सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, वो बाइंडिंग नहीं है मिनिस्टर पे कि मिनिस्टर चीज़ को फॉलो भी करे। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो
जो कि लैकिंग देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको इस पर्टिकुलर कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है क्या ये लोग 10 गलतियाँ निकाल देंगे हमारी। मेन चीज़ है कि बाइंडिंग नहीं है, तो क्यों हम इनकी रिपोर्टिंग का या फिर इनकी रिपोर्ट का हम वेट कर जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट से बजट को पास करवाने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये बाइंडिंग होती तब जाके हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस निकल के आती इस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर। नेक्स्ट है, इट एग्जामिन एवरी ईयर ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, दस बाय रोटेशन इट वुड कवर ऑल ऑफ देम ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यानी वही चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि पूरे साल भर में वो सारी के सारे मिनिस्ट्रीज़ या सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो भी एस्टिमेशंस है उनको एग्जामिन कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक तो उनके पास टाइम इतना कम है, मेंबर्स की स्ट्रेंथ इतनी कम है। ठीक है, तो कुछ ही सिलेक्टेड मिनिस्ट्री को वो देखेंगी, कुछ ही सिलेक्टेड डिपार्टमेंट के जो एस्टिमेशंस है उन्हीं को एग्जामिन कर पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट लैक द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द कैग विच इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कैग जो कि एक फ्रेंड है, फिलोसोफर है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कि किस तरीके से कैग जो है ऑडिट करके दे देता है, उन ऑडिट को कौन देखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती हैं। बट इस केस में यानी जो एस्टिमेट कमेटी है इनके पास ऐसा कोई भी फ्रेंड, कोई भी फिलोसोफर, कोई भी गाइड नहीं है कैग की तरह जो उनको हेल्प कर सके इन सारे एस्टिमेशन को एग्जामिन करने में, ताकि कहीं ना कहीं से हम कह सकें इनका बर्डन कम हो। तो इस तरीके से इनके पास कोई भी असिस्टेंस, एक्सपर्ट असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड नहीं होती, जो अगेन एक बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, इट वर्क्स इज इन नेचर ऑफ पोस्टमार्टम। अगेन जैसे कि बाकी हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने एक बार एक्सपेंडिचर खर्च कर लिया, सिमिलरली कैग भी उसको पोस्टमार्टम की तरह देखता है कि एक बार जब खर्चा हो गया अब बस ऑडिट के थ्रू आप पता करने की कोशिश करें गवर्नमेंट ने सही जगह खर्चा किया है नहीं किया। सिमिलरली एक बार एस्टिमेशन अगर गवर्नमेंट ने कर दी, इतना खर्चा कर दिया जो भी उनकी पॉलिसीज थी, उसके बाद जो है एस्टिमेट कमेटी जो है चेक कर रही है कि किस तरीके से जो भी एस्टिमेशंस थे वो प्रॉपर तरीके से पैसा खर्च हुआ है नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं शो करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है कमेटी की कहीं ना कहीं लिमिट कर दी गई है। ठीक है, उतनी पावर जो है प्रैक्टिकल उनको दी नहीं गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने एस्टिमेशन कमेटी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे। नेक्स्ट कमेटी है हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसी अंडरटेकिंग होती है, कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है। तो वो कंपनी जब काम करती हैं तो उन कंपनी ने पूरे साल भर कितना काम किया है, कितना वो प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना लॉस में गई है, वो कहीं ना कहीं पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के जो ऑडिट होते हैं, यानी जो भी उन्होंने पूरे साल भर किया हुआ है, अपना प्रॉफिट लॉस शेयर किया है, तो उनको ऑडिट किया जाता है एंड देन उनके ऑडिट के थ्रू एग्जामिन करती है ये कमेटी। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कमेटी है उसको क्रिएट किया गया था 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। ठीक है, जो कृष्ण मेनन थे उनके उस कमेटी ने बेसिकली रिकमेंड किया कि भाई हमारी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके ऊपर जो ऑडिट करने का काम है क्यों ना उसके लिए पर्टिकुलर कमेटी बना दिया जाए। दैन जाके पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को बनाया गया था। ओरिजिनली देखें तो 15 मेंबर सिर्फ उसमें हुआ करते थे, जिसमें से हम देख सकते हैं कि 15 में से 10 मेंबर आपकी लोकसभा से आते थे और 5 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते थे। हाउएवर इन 1974 में ये जो मेंबरशिप थी उसको बढ़ा दी गई, बिकॉज ऑब्वियसली आप इतने सारी अंडरटेकिंग का काम करोगे और मेंबर्स इतने कम होंगे तो आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। जो काम आपको दिया अगर साल भर आप उसको अच्छे से पूरा ही नहीं कर पाओ जस्ट बिकॉज आपके पास उतने मेंबर्स नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इन कमेटी का। तो इसलिए बाद में 1974 के अंदर जो मेंबरशिप है उसे बढ़ा दी गई, यानी कि पहले जो 15 हुआ करते थे उसे बढ़ा के 22 कर दिया। तो 22 में आपको देखने को मिलेगा 15 जो मेंबर है लोकसभा से आएंगे और जो 7 मेंबर है वो राज्यसभा से चुने जाएंगे। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट करेगी हर साल अमंगस्ट हिज ओन मेंबर, यानी राज्यसभा अपने मेंबर्स में से चुनेंगे, लोकसभा अपने हाउस में से लोगों को चुनेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दस ऑल दी पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन। तो इस तरीके से जो मतलब ये जो सिस्टम आप यूज़ करते हैं उससे क्या होता है हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है उस कमेटी में। ठीक है, तो टर्म जो होगी मेंबर्स की वो 1 साल की होगी।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, जैसा कि हम जानते हैं द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, यानी स्पीकर उसे अपॉइंट करेंगे फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। यानी कि आप सोच सकते हो इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर हैं, ठीक है। तो टोटल 22 मेंबर, इसमें से 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से, बट जो चेयरमैन चुना जा रहा है वो स्पीकर कर रहे हैं, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर कमेटी का, ये जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसका जो चेयरमैन होगा वो स्पीकर अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंट करेंगे किसमें से, लोकसभा के मेंबर से। यानी राज्यसभा से एक भी कह सकते हैं राज्यसभा से कोई भी चेयरमैन नहीं चुना जाएगा इस पर्टिकुलर कमेटी का, यानी जो भी चेयरमैन आएगा वो लोकसभा के मेंबर्स में से चुना जाएगा, ठीक है, ओनली फ्रॉम लोकसभा। Thus the member of the committee who are from the लोग राज्यसभा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। हाँ, मेंबर बन सकते हैं राज्यसभा के लोग, बट चेयरमैन नहीं बन सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन काम क्या है इस कमेटी का। पहला, टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब वही जो भी अकाउंट्स वगैरह उन्होंने पब्लिश किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया होगा, उनको बेसिकली एग्जामिन करने का काम है। ये एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ द कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पब्लिक अंडरटेकिंग, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैग है सिर्फ यही नहीं देखता कितना खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, कितना नहीं होता, इसके अलावा जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग जो है इनके अंडर आती हैं, कुछ प्राइवेट ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं, बट जो चीज़ इन कैग के अंदर आती हैं, जो कैग ऑडिट करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो है, यानी कैग अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है, ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को देता है, और ये कमेटी फिर इसको एग्जामिन करती है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कैग ने ऑलरेडी इतना रिसर्च वर्क कर दिया है। हाँ, बट जिन अंडरटेकिंग्स में कैग ने ऑडिट नहीं किया, यानी प्राइवेट एक्सपर्ट के थ्रू उन्होंने ऑडिट करवाई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है। थर्ड फंक्शन है टू एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग वेदर द अफेयर ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। क्या तो इसमें बोला ये गया है कि बेसिकली जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उनको वो अपने आप को मैनेज करने के लिए किस तरीके से जो पर्टिकुलर बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको किस तरीके से यूज़ कर रही हैं, कौन सी कमर्शियल प्रैक्टिसेस को वो यूज़ कर रही है, उसको भी एग्जामिन करता है। मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने अपने अंदर जो भी एक्सपर्ट्स बिठा रखे हैं या फिर जो भी मेंबर्स बिठा रखे हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो सही ना हो, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही हो। बिकॉज कंपनी लॉस में जाएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस होगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट की स्टेक्स उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो लॉस में ना जाए। उनके ऊपर नज़र रखना है कि किस तरीके से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे बातचीत होकर डिसीजन होते हैं नहीं, किस तरह से प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी चेक करने का काम हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी का होता है। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन बोला गया टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द एस्टिमेट कमेटी इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग विच आर अलॉटेड टू इट बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो इनके अपनी फंक्शंस है वो तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, बाकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के कुछ फंक्शंस जो होंगे या फिर एस्टिमेशन कमेटी का कुछ काम होगा, अगर स्पीकर को लगता है हाँ भाई इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो कुछ काम जो है वो अलॉट कर देंगे आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी को, ताकि भाई तुम जो है पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो भी ऑडिट है या फिर जो भी एग्जामिनेशन है कर लो। ऑलरेडी वो किसके अंडर आ रहे हैं ओरिजिनली, तो इन दो कमिटीज़ के अंडर आ रहे हैं, बट कभी ऐसा लगे कि हाँ पे इनके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो स्पीकर उसको इस कमिटी को अलॉट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है द कमिटी इज़ नॉट टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द फ्लोइंग, यानी ये जो कुछ मैटर्स हैं इस केस में वो बिल्कुल भी अपना कह सकते हैं रोल इनका नहीं आता, बिकॉज वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इन सारे चीज़ों में नहीं कर सकते। पहला है द मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस और कमर्शियल फंक्शन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। यानी कि मान लो कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को कुछ चलाने के लिए उन्होंने मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई, अब वो पॉलिसी अच्छी है या नहीं है, किस तरीके से उस पॉलिसी का यूज़ जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने में किस तरीके से जाने वाला है, उससे कमर्शियल एक्टिविटी किस तरीके से इन्हेंस होती है या नहीं होती, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को जज करने का काम नहीं है, बिकॉज वो कौन लेके आ रही, गवर्नमेंट लेके आ रही है, ठीक है। इनका काम सिंपली ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने पूरे साल भर कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दे सकते हैं। प्लस द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डे टू डे, अब वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी लेके आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो उन चीज़ों पे अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, बिकॉज कहीं ना कहीं सही चीज़ें होती हैं। बिकॉज डे टू डे अगर आप मैटर पर इंटरफेयर करोगे तो वो फ्रीडम उनके पास नहीं आ पाएगी कि वो अच्छे से काम कर पाएँ,
ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक पोस्टमार्टम की तरह काम करो कि भाई पूरे साल भर उन्होंने जो भी लॉस करना था कर दिया, अब जाके अब आपके पास चीज़ें आई हैं, अब आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, बट एग्जामिन करने के बाद आपकी जो है एडवाइजरी जो है मतलब बेसिकली आप एडवाइस ही दे पाते हो, आपकी रिकमेंडेशन को बाइंडिंग नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, द मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टिमेटेड बाय एनी स्पेशल स्टैट्यूट अंडर विच अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश्ड। ओके, तो इसमें सिंपली बोला गया है कि अगर मान लो कोई स्पेशल स्टैट्यूट है वो अगर इस्टेब्लिश किया गया है और उस पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग का कोई भी मैटर है उस पर वो डिस्कशन कर रहा है, यानी कि अगर मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक है, वो पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसका कोई एक ऐसा मैटर है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ ना कुछ इशू निकल के आ गया है, तो उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है ताकि वो ट्राइब्यूनल उस पर्टिकुलर मैटर को वहाँ पे सुन सकता है, उस पर अपनी जजमेंट दे सकता है। तो बेसिकली उस मैटर को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक स्टैट्यूट की तरह हम स्टैट्यूट में अपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया है जो उस पर्टिकुलर इशू को अच्छे से सुनेगा। अब उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है वो अपनी जो है राय या फिर अपनी रिकमेंडेशन या फिर अपना कोई भी रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं कर सकते, बिकॉज उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कोई और ही है, कोई और अपने अथॉरिटी को लगा रखा है, तो आप उस मैटर पे अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज़ लिमिटेड, यानी वही है कि ऑल्दो काफ़ी अच्छा रोल है बट कुछ कुछ केसेस में हम कह सकते हैं लिमिटेड है। पहला कि इट कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग अ ईयर, यानी कि आप देख सकते हो कितने कम मेंबर्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग इतनी सारी हैं, तो वो लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पूरे साल भर अगर एग्जामिन करने बैठेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 पब्लिक अंडरटेकिंग के अकाउंट ही हम खंगाल पाएंगे, उससे ज़्यादा हम एग्जामिनेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड, इट वर्क इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम, कि एक बार खर्चा हो गया, एक बार कंपनी अगर लॉस में चली गई, एक बार उन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, उससे पहले हम उनके डे टू डे फंक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी ला रही है, उस पॉलिसी का फ्यूचर में किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है पब्लिक अंडरटेकिंग में, कि वो पब्लिक अंडरटेकिंग लॉस में तो नहीं चली जाएगी या फिर प्रॉफिट वो जनरेट करेगी या नहीं करेगी, तो उस पॉलिसी में भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक है इनका। थर्ड बोला गया डज नॉट लुक इनटू द टेक्निकल मैटर एज इट्स मेंबर आर नॉट एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट। अब मान लो कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एडवांस है, तो उनको समझने के लिए सबसे पहले उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट ही नहीं है, यानी उनकी जो टीम है वो टीम में जो मेंबर्स बैठे हैं वो बेसिकली लोकसभा से और राज्यसभा के मेंबर ही बैठे हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इतने एजुकेटेड नहीं है, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो उन टेक्निकल मैटर्स को अच्छे से देख भी सकते हैं, अपनी एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। नेक्स्ट बोला गया है कि अगेन की जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है मिनिस्टर के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन जो है हर एक कमेटी में आपको सेव देखने को मिलेगी। सबसे पहला कि सभी कमेटी का नेचर एडवाइजरी है, ठीक है, एडवाइजरी होने की वजह से बाइंडिंग नहीं रहता है, सबके सब जो है पोस्टमार्टम नहीं काम कर सकते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट की जो डे टू डे फंक्शन है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, एक्सपर्ट की कमी है। ठीक है, तो ये आपको ये जो ड्रॉबैक्स है आपको नॉर्मली हर एक कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ों को समझ पाना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमने अपनी कमेटी जो है ये वाली फिनिश कर दी है। नेक्स्ट आपकी जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जब हम बजट डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था जैसे ही बजट का जो फर्स्ट स्टेज जहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया जाता है, सेकंड स्टेज जहाँ पे बजट पे डिस्कशन होता है, थर्ड स्टेज में जहाँ पे वो स्क्रूटनी के लिए जाता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो उसमें मैंने बताई थी किस तरीके से जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो पिक्चर में आती है। 3 से 4 हफ्तों के लिए हाउस जो है जो पूरा सेशन है उसको रोक दिया जाता है, adjourn कर दिया जाता है। इन 3 से 4 हफ्तों के बीच में ये जो 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है उन बजट को अच्छी तरह क्रॉस बाय क्रॉस चेक करती है, देन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो कमेटी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है
बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो रूल्स कमेटी है लोकसभा की, उन्होंने रिकमेंड किया था, तब इसको बनाया गया था। तो 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो थी वो सेटअप की गई थी पार्लियामेंट में 1993। यानी हम कह सकते हैं 1993 के अंदर 17 उस समय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी। ये 6 को आप भूल जाइएगा। ठीक है, देन यहाँ पे है लिखा है कि इन 2004 में 7 मोर सच कमिटीज़ को ऐड ऑन कर दिया गया। एंड 2004 के तहत हम कह सकते हैं पहले 17 था, 7 और ऐड कर दिया गया। एंड अब की टाइम पे एट प्रेजेंट 24 स्टैंडिंग कमेटी आपको देखने को मिलती है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्टैंडिंग कमेटी का ये है टू सिक्योर करना मोर अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, दैट इज एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, टू दी पार्लियामेंट पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। यानी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पे डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी वो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड हम ऐसे ही पूरी नहीं कर देंगे आपकी। पहले हम देखेंगे कि कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, कौन कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो वो सब चेक करने के बाद कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूटिव को पैसा मिलेगा। तो एक तरह से फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो असिस्ट द पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट मोर इफेक्टिवली। यानी जब पार्लियामेंट में यानी दोनों हाउसेस में डिबेट होती है बजट के ऊपर, तो उन दोनों हाउसेस के अंदर जो है बेसिकली असिस्ट करने में हेल्प करता है कि कहीं ना कहीं जो क्लॉज बाय क्लॉज जो मेंबर है वो उसको रीड नहीं कर पाते। तो डिपार्टमेंटल कमेटी का काम है कि वो उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करके एक रिपोर्ट बना के दोनों हाउसेस को प्रेजेंट करता है। देन यहाँ बोला गया कि वाइल इनाग्रेटिंग द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम को जब इनाग्रेट किया जा रहा था सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट को ऑन 31 मार्च ऑफ 1993, तो 1993 में जब पहली बार बन के आई थी तब उसको इनाग्रेशन किया जा रहा था। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया की, यानी कि हम कह सकते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, KR नारायण। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी इज़ टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट। यानी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कोई भी सवाल जब आप पूछ रही हैं, जो वो काम कर रहे हैं, तो वो आंसरेबल होने चाहिए। दो मोर डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ मेजर्स इन दीज कमिटीज़, द इंटेंशन इज़ नॉट टू वीकन और क्रिटिसाइज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी मेन इंटेंशन इस कमेटी का ये नहीं है कि हम आपको वीक बना रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको नीचा दिखा रहे हैं, या फिर आपकी जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट स्ट्रेंथन करना है बाय इन्वेस्टिंग इट मोर मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री सपोर्ट। यानी और अच्छी तरीके से अगर मान लो कोई पॉलिसी सरकार लेके आ भी रही है, तो अगर ये डिपार्टमेंटल कमिटीज़ अपनी इनपुट दे रही हैं कि नहीं, हमें क्या लगता है कि आप इसमें एक क्लॉज ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी को वीकन नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बोली गई थी उस समय KR नारायण जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि 24 स्टैंडिंग कमेटी है कवर करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी मिनिस्ट्रीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन करने का काम इन 24 स्टैंडिंग कमेटी का होता है। ठीक है, ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट करते 31 मेंबर्स, 21 जो है आपके लोकसभा से आते, 10 फ्रॉम दी राज्यसभा। ठीक है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर को स्पीकर उसको नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर। सिमिलरली जो राज्यसभा होंगे अपने उससे नॉमिनेट करेंगे, चेयरमैन नॉमिनेट करेगा अपने ही हाउस में से उन मेंबर्स को। नेक्स्ट बोला गया था टिल 13th लोकसभा, यानी 13 लोकसभा तक हम कह सकते हैं ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट करते नॉट मोर देन 45 मेंबर्स, यानी 45 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें से 30 मेंबर जो है चुने, मतलब उस समय जो थे, यानी 13वीं लोकसभा से पहले क्या चलता था कि इस कमेटी के अंदर 45 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 30 मेंबर आपके चुने जाते थे, लोकसभा से आते थे, और 15 मेंबर राज्यसभा से आते थे। लोकसभा से चुनता था स्पीकर, राज्यसभा से चेयरमैन चुनते थे। ठीक है, बट जुलाई 2004 से देखने को ये मिला कि सबसे पहले तो 2004 में सबसे पहले तो ये हुआ कि सबसे पहले 2004 से पहले 17 कमिटीज़ थी, उसे बढ़ा के 7 ऐड करके 24 स्टैंडिंग कमेटी कर दिया गया। दूसरा चेंज ये किया कि जो 45 मेंबर्स थे उसको रिड्यूस करके उन्होंने 31 मेंबर्स कर दिए। अब क्योंकि 31 मेंबर्स कर दिए हैं तो 21 जो है कहाँ से आएंगे, लोकसभा से आएंगे, 10 आपके राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, ओके, बिकॉज उस टाइम पे आप देख सकते हो लोकसभा में ऑलरेडी 545 स्ट्रेंथ होती है, उसमें से अगर मान के चलो 21 मेंबर है और 21 मेंबर मतलब मल्टीप्लाई करो 24 से, तो कम से कम 500 तो जो मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं लोकसभा के अंदर, वो सारे के सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी के अंदर इंडल्ज हैं।
तो इसलिए ये जो स्ट्रेंथ है कम करना ज़रूरी था, बिकॉज अगर हम 30 रखते तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता, तो उतने तो मेंबर्स ही प्रेजेंट नहीं है लोकसभा में जितने ये लोग बेसिकली कमेटी के अंदर रखने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूस करना पड़ा उस समय इसका साइज़। नेक्स्ट बोला गया कि मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो कोई मेंबर को नॉमिनेट नहीं कर सकता। इन केस अ मेंबर आफ्टर हिज नॉमिनेशन टू एनी ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इज अपॉइंटेड अ मिनिस्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच स्टैंडिंग कमेटी इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आउट ऑफ 24 स्टैंडिंग कमेटी 8 फ्रॉम जो होती लोकसभा से आती, 16 फ्रॉम दी 8 जो है काम करती राज्यसभा में और 16 काम करती अंडर दी लोकसभा के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कि मिनिस्टर नॉट एलिजिबल नहीं है मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए। अगर इन केस अगर मान लो कोई एक ऐसा मेंबर है लोकसभा का जो बेसिकली कमेटी का मेंबर है बट वो एज अ मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट होती है रेगुलर बेसिस पे जो है मतलब रेगुलर नहीं मतलब पीरियडिकली वो अपने पोर्टफोलियो को शफल करती रहती है। आज कोई एक मेंबर है मिनिस्टर बन गया तो कोई किसी और मेंबर को मिनिस्टर बना देती है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा मेंबर है लोकसभा का जो इस कमेटी का मेंबर है बट फाइनली अब उसको एक मिनिस्टर बना दिया गया है, तो वो उसको इस पर्टिकुलर कमेटी का जो मेंबर है उससे अपनी मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो मिनिस्टर बन रहा है तो मेंबर बन ही नहीं सकता ना किसी कमेटी का, तो उसको अपनी मेंबरशिप जो इस कमेटी के अंदर छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो मिनिस्टर का पद ले सकता है, ये बोला गया है। एंड अगेन द टर्म जो है 1 साल का होता है, ठीक है। और 24 स्टैंडिंग कमेटी में से 8 जो है राज्यसभा के अंदर है, 16 लोकसभा के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा लिस्ट है। सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा वो कमेटीज़ जो राज्यसभा के अंडर काम करती हैं। तो पहली है कमेटी ऑन कॉमर्स, किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कवर करती है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कवर करती है। सिमिलरली कमेटी ऑन होम अफेयर्स जो किसके अंदर आती है, होम अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करती है। देन एक कमेटी है एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ एंड स्पोर्ट पर बनाई गई है। तो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, एजुकेशन के, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन एक कमेटी है कमेटी ऑन इंडस्ट्री, इसके अंदर है हैवी इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राज्यसभा के अंदर आएंगी। 5th है द कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, और साइंसेज, एटॉमिक एनर्जी है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। देन आपकी कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर है, किसके अंडर आएंगे, सिविल एविएशन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, कल्चर, टूरिज्म। देन कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके अंदर आएंगे। देन आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष, ठीक है, ये सब इनके अंडर आएंगे। 8th है द कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये 8 कमेटीज हमने देख ली जो राज्यसभा के अंडर काम करती हैं। बाकी जो है वो लोकसभा के अंडर काम करती है, वो भी देख लेते हैं हम। पहला कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट कमेटी ऑन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन डिफेंस, तो डिफेंस डिपार्टमेंट आता है। कमेटी ऑन एनर्जी, तो आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें लोकसभा ने अपने अंडर रख रखी हैं, ठीक है। और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते, तो वो सब राज्यसभा के अंदर है, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर डिफेंस डिपार्टमेंट है, एनर्जी के अंदर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर आ जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर कमेटी, डिपार्टमेंट एक्सटर्नल अफेयर। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस इसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट अफेयर है, प्लानिंग, नीति आयोग, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आता है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल, स्किल डेवलपमेंट, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट्स, टेक्सटाइल, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर आता है। नेक्स्ट कमेटी ऑन पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। कमेटी ऑन रेलवे, डिपार्टमेंट रेलवे। कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हो जाएगा। कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति। केमिकल फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट केमिकल फर्टिलाइजर है। कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, इसके अंदर डिपार्टमेंट आ जाएंगे रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील है, अंदर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइन एंड स्टील।
देन कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट, ट्राइबल अफेयर और माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये आपकी टोटल 24 जो है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ है, जिसका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमने देख ही लिया है किस तरीके से ये बजट को डिस्कस करने का काम, सॉरी बजट को क्रॉस बाय क्रॉस चेक करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोसीजर, मतलब जो प्रोसीजर है यानी वो तरीका जिसको फॉलो करेंगे अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, तो वो प्रोसीजर जो है रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सर्विस किस तरह से करेंगे, वो एन्यूमरेट कर रखे हैं अंडर द रूल्स ऑफ 331C से लेके 331Q ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। यानी लोकसभा का जो अपना खुद की एक रूल बुक उन्होंने बना रखी है, उस रूल बुक के अंदर ये जो रूल्स नंबर यहाँ से यहाँ तक है, उसमें कहीं ना कहीं बता रहा है किस तरीके से उनके फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शंस है, किस तरह से सर्विस टेन्योर कितना है, क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करेंगी। सिमिलरली द रूल्स 268 से लेकर 277 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, उसमें बता रहा है किस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो कमेटी है वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो अभी हमारा रहता है इनकी फंक्शंस देखने रहते हैं, कुछ कुछ कमेटी छोटी मोटी है वो बच गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।